हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर्यन तिवारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में और उसका क्या प्रकार होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो अणु मतलब क्या, अणु की बात कर रहा है, संख्या मतलब हो गया, संख्या मतलब संख्या की बात कर रहा है, और गुण गुण मतलब प्रॉपर्टी। यानी कह सकते हैं कि विलयन का वह है गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, देखिए कह रहा है कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के कणों, विलय के कणों, कणों मतलब ये हो गया कि चाहे वो अणु ले लीजिए या फिर आयन ले लीजिए। ठीक है, विलय के कणों या आयन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है उसकी आकार तथा, उसकी आकार तथा प्रकृति पर नहीं, ठीक है, पर नहीं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है, गुणधर्म कहलाता है। क्लियर? यानी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों, कण मतलब क्या हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी आकार या प्रकृति पर नहीं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो हमें अणुसंख्यक गुणधर्म की ओर से पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है पहला वाष्प दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तीसरा हमें पढ़ना है हिमांक का अवनमन। चौथा हमें बात करना है परासरण दाब की, परासरण दाब की। ठीक है, तो हमें कुल चार प्रकार के पढ़ने होंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो अब बात करते हैं यहाँ पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो अवनमन मतलब क्या होता है, कम होना। यहाँ देखिए कह रहा लोअरिंग, लोअरिंग मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसमें, वाष्प दाब में। ठीक है, वाष्प दाब में हमें क्या लाना है, कमी लाना है। और उसके बाद कह रहा है अपेक्षिक, यानी किसी के से हम कंपेयरिंग करेंगे कि किससे वो कम हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, विलायक ले लिया जो शुद्ध अवस्था में, कैसा है, शुद्ध अवस्था में, यानी शुद्ध विलायक लिया हमने, यानी हमने कुछ पदार्थ इसमें नहीं मिला है, यानी शुद्ध विलायक है जो कैसा है, वाष्पशील है। कैसा है, मान लीजिए ये वाष्पशील है, यानी ये स्वतः क्या हो रहा है, वाष्पित हो रहा है। जब वाष्पित होगा तो इसके सतह के जो अणु होंगे, इस सतह के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर वाष्पित होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वाष्पित होंगे। तो साम्य अवस्था में इस कणों के द्वारा, यानी वाष्प के कणों के द्वारा जो दाब डाला जाएगा, हम ये कहेंगे कि यह शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, तो अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछला वीडियो समझेंगे, देखेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो विलय, कह सकते हैं वाष्प अवस्था में जो विलायक के जो कण है उसके द्वारा जो दाब डाला जाएगा वही क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। ठीक है, अब हमें कम करना है। अब अगर हम क्या कैसे कह सकते हैं कि इसमें कम होगा, तो अगर हम वाष्पशील पदार्थ और मिला लें तो वाष्पित और हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें वाष्प दाब में कमी नहीं आएगी। ठीक है, तब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दें। क्या मिला दें, अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ या विलय मिला दें। तो हम बात करते हैं कि अगर हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते हैं, या कह सकते हैं विलय पदार्थ मिला दें, तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि पहले अगर वो शुद्ध अवस्था में था यहाँ पर सतह पर, तो सभी कण क्या हो रहे थे या सभी अणु क्या हो रहे थे, वाष्पित हो रहे थे। क्या हो रहे थे,
वाष्पित हो रहे थे, जो गैसीय अवस्था में जा रहे थे। तो मान लीजिए इस सतह पर कि कुल मिलाकर के 10 अणु थे। कितने अणु थे? 10 अणु थे। किसके? विलायक के। यानी विलायक के कुल कितने अणु थे? कुल 10 अणु थे, जो 10 क्या हो रहे थे इसमें वाष्पित हो जाएंगे, जो सतह पर थे। सतह पर कितने अणु थे? मान लीजिए 10 थे, अब 10 क्या हो जाएंगे? वाष्पित होंगे। तो उसके द्वारा क्या होगा? जो दाब डाला जाएगा वही उसका वाष्प दाब कहलाएगा। तो हम कहेंगे विलायक के 10 अणुओं के द्वारा क्या होगा? वाष्प दाब डाला जाएगा, वही उसका वाष्प दाब होगा। अब जब आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, यानी ऐसा पदार्थ मिलाया जो वाष्पित नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल में जल क्या है? स्वतः वाष्पित होगा, यानी गैसीय अवस्था में, यानी जल वाष्प बन जाएगा। लेकिन आप उसमें चीनी मिला दीजिए, तो चीनी जब आप मिलाएंगे तो चीनी के अणु क्या करेंगे? जो अवाष्पशील है यानी वाष्पित नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा? जाएगा। तो सरफेस पर यानी इसके सतह पर कुछ अणु क्या हो जाएंगे? अवाष्पशील विलेय के कण जो होंगे वो क्या होंगे? एकत्रित हो जाएंगे। और जब एकत्रित हो जाएगा तो मान लीजिए इसमें से कितने अणु एकत्रित हो गए, तो क्या होगा? ये तो अवाष्पित है, ये वाष्पित नहीं होने वाला है, तो वाष्पन किसका होगा? केवल इतने का होगा। तो इसका मतलब है कि पहले 10 थे, अब कितने बच गए? 6 बच गए। कितने बच गए? 6। यानी 6 ही अणु क्या होंगे? वो वाष्पित होंगे। 6 ही अणु क्या होंगे? वाष्पित होंगे। इसका मतलब जो दाब अब आएगा तो 6 अणु के द्वारा ही आएगा। तो पहले 10 आ रहा था, कितना आ गया? 6 आ गया। यानी वाष्प दाब पहले 10 के अणु के द्वारा था, अब कितना आ गया? 6 अणु के द्वारा आ गया। तो हम कहेंगे इसके वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। तो इसी को कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं, अभी समझ में आएगा। तो ठीक है, तो लिखेंगे जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्लियर? यानी जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि अवाष्पशील विलेय के अणुओं के द्वारा क्या होगा? सरफेस यानी सतह पर क्या होगा? घेर लिया जाएगा, स्थान घेर लिया जाएगा, तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा? वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है आपेक्षिक अवनमन। किसका? आपेक्षिक अवनमन। जैसे मान लीजिए आपका 70 मार्क्स का पेपर है, 70 नंबर का क्या आपका पेपर है, तो इसमें आप अपेक्षा करते हैं कि आपका कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, या 70 आ जाएगा। आप अपेक्षा कर रहे हैं, तो आप किसकी बात करें? या मान लीजिए शुद्ध विलायक था और जितना आपने उसको मतलब निक करके जितना आपने पाया, जो वाष्प दाब आया उसका हम अनुपात देख लेंगे, तो हो जाएगा आपेक्षिक अवनमन। यानी वाष्प दाब का क्या हो जाएगा? आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे, लिखेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध वाष्पशील विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन, यानी लेंगे दाब। ठीक है, तो वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, ठीक है, विलायक का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो लिखेंगे माना, रांचित करके लिखेंगे माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS है तो
तो वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, इसको डेल्टा पी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले वाष्प दाब क्या था, शुद्ध विलायक था, तो पहले वाष्प ज्यादा हो रहा था, यानी ज्यादा में से क्या करना, हमें कम को घटा देना है, यानी पीएस। बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो P0 माइनस क्या हो जाएगा आपका पीएस हो जाएगा, तो वाष्प दाब का अवनमन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे, तो लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि या इसमें डिफिनेशन से देखिए, तो कह रहा है वाष्प दाब का अवनमन जो हो रहा है यानी डेल्टा पी होगा, डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है, तथा शुद्ध वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब, यानी हम कह सकते हैं P0। ठीक है, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, तो इसी को कहेंगे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं P0 माइनस क्या हो जाएगा PS डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका P0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसी को देख लीजिए, कह रहा है कि ये अणुसंख्यक गुण क्यों है, तो अणुसंख्यक गुण है क्यों, क्योंकि देख रहे हैं इसमें विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अगर विलेय के कणों की यानी संख्या अगर ज्यादा होगी तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए क्या है, यह एक अणुसंख्यक गुण है। ठीक है, अब बात करते हैं राउल्ट, यहाँ पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो हमने पिछली बार में भी राउल्ट का नियम पढ़ा था, लेकिन उसमें एक फर्क था कि हमने जो दोनों घटक लिया था ए और बी, उसमें दोनों कैसे थे, वाष्पशील थे, यानी जो उसमें जो वाष्प दाब आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, ए और बी के कारण आ रहा था। तो उसमें हमने जो पढ़ा था डिफिनेशन, स्थिर ताप पर क्या हो रहा था, जो वाष्पशील घटक का वाष्प दाब होता था या आंशिक वाष्प दाब होता था, उसके मोल प्रभाव से क्या होता था, समानुपाती होता था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवाष्पशील विलेय, यानी इसमें हमने कोई ऐसा घटक यानी विलेय मिला दिया जो अवाष्पशील है। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे ले सकते हैं, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ठीक है, जब किसी ठीक है शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का अवनमन या आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो साफ बात वही है, बात वही आ रहा था कि उसमें जो वेपर प्रेशर हो रहा था वो किसके कारण होता है, मोल फ्रैक्शन के कारण आता है, यानी जो वाष्पशील घटक था वो जितना ज्यादा वाष्पित होगा, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा आ रहा था। अब कह रहा कमी कैसे आएगा, तो कमी किसके कारण हो रहा था, विलेय के कणों के कारण हो रहा था। ठीक है, तो आपेक्षिक जो अवनमन होगा, ठीक है, वो किसके कारण होगा, विलेय के मोल प्रभाव के कारण होगा। ठीक है, तो विलेय के अणुओं की संख्या के कारण होगा, तो उसे हम कह सकते हैं मोल प्रभाव पे डिपेंड करेगा। तो वही कह रहे हैं कि आपेक्षिक जो अवनमन होता है, ठीक है, आपेक्षिक जो अवनमन होगा वह क्या होगा, विलेय के मोल प्रभाव के समानुपाती होगा। ठीक है, या कह सकते हैं बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम P0 माइनस आपेक्षिक अवनमन क्या था आपका, P0 माइनस क्या था आपका PS था, अपान क्या था P0 था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका XB हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर XB क्या है आपका, मोल प्रभाज है, तो मोल प्रभाज को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू P0 माइनस PS बाय P0। अब विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिख सकते हैं यहाँ, विलेय के मोलों की संख्या, तो मान लीजिए क्या था आपका NB की बात करेंगे, जिसका निकालना मोल प्रभाज उसी को लिखेंगे, तो NB बाई क्या हो जाएगा, NA प्लस क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा। क्लियर, NB बाई क्या हो जाएगा, NA प्लस NB। जहां पर अगर बात करें, जहां NB विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और NA क्या है आपका, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या है। क्लियर,
तो अगर हम बात करें कि तनु विलयन के लिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ तनु विलयन के लिए, विलयन के लिए, तो अगर हम बात करें तनु विलयन के लिए, तो सोचिए कि अगर मान लीजिए हमने कोई विलयन लिया है जिसमें हमने तनु विलयन, विलयन कैसा ले लिया है, तनु ले लिया है। तनु मतलब क्या होगा, जिसमें विलाय के अणुओं की संख्या ज्यादा, विलाय के अणुओं की संख्या क्या होगा, या विलाय के मोलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और विलय के मोलों की संख्या कम होगी। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका विलयन के मोलों की संख्या, अगर टोटल बात करें तो यह क्या है आपका विलयन के मोलों की संख्या। अब विलयन के मोलों की संख्या में विलय के मोलों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी नगण्य के बराबर मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि एन बी इज लेस देन, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है किसके, एन ए के, ठीक है। तो कह सकते हैं एन बी इज ग्रेटर 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 लेस देन किसके, ए के। तो हम ये कह सकते हैं कि बी क्या हो जाएगा यहाँ एन बी, यानी कह सकते हैं विलयन में विलय के मोलों की संख्या को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हो तो एन बी, तो विलयन में लिख सकते हैं, तो विलयन में एन बी के मोलों की संख्या को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। अब मान लेंगे तो लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा आपका P0 माइनस हो जाएगा PS डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा NB बाई हो जाएगा NA, क्या हो जाएगा आपका NB बाई NA के हो जाएगा। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस टाइप से लिख सकते हैं कि अब जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस क्या हो जाएगा PS डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू NB क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलय का भार, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो विलय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद हम बटे डिवाइड करें तो यहाँ पर कह सकते हैं विलय के मोलों की संख्या यानी विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हैं, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं WA बाई क्या हो जाएगा MB हो जाएगा, ठीक है। तो MB कहाँ जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो हम ये कह सकते हैं P0 माइनस हो जाएगा PS डिवाइड बाई क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं WB इंटू क्या हो जाएगा, सर यहाँ ये रहेगा MA हो जाएगा, ठीक है। MA डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा MB इंटू हो जाएगा WA के। तो एक हमें फार्मूला मिल गया जिसके माध्यम से हम किसी का भार यानी कह सकते हैं किसी का हम विलय और विलायक का हम भार निकाल सकते हैं, या विलय और विलायक का अणुभार निकाल सकते हैं, या हम इसका मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं कि आपेक्षिक अनुमान निकाल सकते हैं, या हम इससे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि विलयन का हम वाष्प दाब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो देखिए क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको देखेंगे। कह रहा 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है आपका 23.8 mmHg है। कह रहा है 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया मिलाया गया, ठीक है, या घोला गया। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए जल है तो इसका कितना ग्राम लिया गया है, 850 ग्राम ले लिया गया है, ठीक है। में कह रहा है 50 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो 50 ग्राम यूरिया मिला दिया गया है। ये तो जल था और ये क्या था आपका यूरिया था, यानी NH2CO NH2 था, ठीक है, मिलाया जाता है। तो कह रहा है इस विलयन के लिए, ठीक है, इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब तथा इसके आपेक्षिक अनुमान की क्या करिए, गणना कीजिए, ठीक है। तो इसके जल के वाष्प दाब, तो पहले हमें कंडीशन लिख लेना होगा क्या क्या हमें दिया गया है। तो गिवन में अगर बात करें तो शुद्ध जल का वाष्प दाब 2 है, यानी ये क्या होगा, विलायक होगा। तो विलायक का वाष्प दाब कितना है आपका P0 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 23.8 mm हो जाएगा, SG हो जाएगा, क्लियर। तो कह रहा है कि इसमें जल का भार यानी विलायक का भार, तो विलायक के भार को हम क्या लिखते हैं WA, ठीक है, यानी ले सकते हैं या तो जल का भार, ठीक है। तो जल का भार WA हो जाएगा कितना है आपका 850 ग्राम, क्लियर। उसके बाद दिया है यूरिया कितना मिला गया, 50 ग्राम मिलाया गया है। तो यूरिया ले सकते हैं यानी NH2CO NH2 का भार। तो देख रहे हैं इसको हम क्या लिखेंगे, WB लिखेंगे, ठीक है, WB हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना दिया आपका 50 ग्राम है, क्लियर। अब कह रहा है कि इसके लिए विलयन के लिए, ठीक है, जल के वाष्प दाब यानी PS की वैल्यू बताना है हमें, PS क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है इसके आपेक्षिक अनुमान यानी V0 माइनस PS इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0, इन दोनों का वैल्यू हमें पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि P0 अगर हम देखें कोई मतलब सोल्यूशन में लिखेंगे, उसके बाद आपेक्षिक अनुमान का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो P0 माइनस क्या हो जाएगा PS इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू क्या लिखते हैं
NB बाई Na, NB बाई क्या लिखते हैं Na, यानी हमें कह सकते हैं कि NB मतलब क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या पता होना चाहिए और विलायक के मोलों की संख्या हमें पता होना चाहिए। अब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के पता होने के लिए हमें विलेय का भार और विलेय का अणुभार चाहिए। तो भार तो दिया हुआ है, अणुभार नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं विलायक का भी हमें भार और अणुभार चाहिए। तो विलायक का भार दिया है, अणुभार नहीं दिया, तो दोनों का हम क्या करेंगे, पहले अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम अणुभार निकालते हैं तब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले अणुभार निकाल लीजिए। तो लिखेंगे जल का यानी H2O का अणुभार। तो H2O का जो अणुभार होगा उसको क्या लिखेंगे हम, Ma से लिखेंगे क्योंकि ये विलायक है। और इसका अणुभार कितना हो जाएगा, जानते हैं 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिखेंगे, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, तो 16 2 18 हो जाएगा, यानी 18 ग्राम पर क्या होगा, मोल होगा। और अगर हम यूरिया का देखते हैं तो NH2CO क्या होगा, NH2 का अणुभार निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका MB हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ नाइट्रोजन कितना है आपका 2 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन लिख देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 गुणे 2 हो जाएगा, और प्लस एक कार्बन है तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, गुणे 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 1 है, और उसके बाद हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो कुल टोटल अगर देखेंगे तो इसका आता है 60 ग्राम। ठीक है, तो 60 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें भार यानी अणुभार मिल गया और यहाँ भार दिया, तो मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या यानी H2O, या डायरेक्ट लिख लीजिए, फार्मूले में लिख लीजिए। तो आप H का अवनमन लिख सकते हैं, P0 माइनस क्या आ जाएगा PS, P0 माइनस क्या आ जाएगा PS अपान क्या आ जाएगा P0। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं तो NB था, यहाँ पर लिखेंगे NB बाई क्या आ जाएगा, NB बाई क्या आ जाएगा आपका Na। तो हम कह सकते हैं कि NB बाई Na को क्या ले सकते हैं, यानी विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना आपका 50 है, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, तो अणुभार कहाँ जाएगा नीचे, तो विलेय का अणुभार कितना है 60 है, तो 50 बटे 60 लिखेंगे। अब गुणे हो जाएगा, कह रहा है विलायक का अणुभार, विलायक का भार लेना होगा, तो विलायक का भार कितना है आपका 850 हो जाएगा। क्लियर। और विलायक का अणुभार, तो विलायक का विलेय का अणुभार, विलायक का अणुभार कितना है आपका 18 है, तो 18 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 50 गुणे 18 बटे क्या जाएगा 60 गुणे क्या जाएगा 850 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे इससे 0 हो जाएगा 0, और उसके बाद 12 पंचे 60 यानी यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 3 गुणे हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17 यानी 170 हो जाएगा, यानी 3 बटे 170 हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.0176 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.0176 आ जाएगा। क्लियर, ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा, यानी आपेक्षिक अवनमन हो गया। ठीक है, आपेक्षिक क्या होगा अवनमन हो गया। अब बात करते हैं कि इसका जो है जल का वाष्प दाब कितना होगा। ठीक है, तो जल का जो विलयन के लिए जल का वाष्प दाब यानी PS हमें निकालना होगा। तो जानते हैं P0 माइनस PS बटे क्या आ जाएगा P0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है। ठीक है, अपेक्षिक अवनमन मिल गया, इसकी वैल्यू कितना दिया है आपका 0.0176 है, इतना दिया हुआ है। अब P0 की वैल्यू देखिए, तो P0 की वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर क्या है 23.8, तो लिखेंगे 23.8 माइनस क्या आ जाएगा आपका PS हो जाएगा, और उसके बाद P0 है तो P0 फिर वही वैल्यू लिखेंगे 23.8 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा 0.0176 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 23.8 माइनस क्या आ जाएगा PS हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.0176 हो जाएगा। इसको ऊपर उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइडेड में है तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23.8 हो जाएगा, और इसको उधर लेकर जाएंगे तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 23.8। ठीक है, 23.8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.0176 इंटू क्या जाएगा आपका 23.8 हो जाएगा। और या तो आप इसको अगर आगे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 23.8 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.0176 लिख सकते हैं। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जो आएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आएगा 23.38 mmHg। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा ये आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कह रहा है किसी पदार्थ के 18 ग्राम को 100, ठीक है, ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब 87 mmHg पाया गया। ठीक है, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब कह रहा है 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब कितना है आपका 87 mmHg पाया गया।
यानी यहाँ पे हम पाया गया, यानी पीएस की वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है इसी ताप पर जल का वाष्प दाब कितना है आपका 92, ठीक है 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार, यानी यहाँ दे रहा है P0, क्या दिया है आपका P0, ठीक है। या नहीं समझ रहा है, ऐसे समझेंगे कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या होगा आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी P0 होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा आपका PS होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए किसी पदार्थ का ये विलेय का भार दिया है और ये विलायक का भार दिया है। विलायक कौन है आपका जल है, तो जल का अणुभार आप निकाल लेंगे, तो जो विलेय पदार्थ मिलाया गया है उसका अणुभार यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करके क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।